Please subscribe and share SWNU. गुड आफ्टरनून और मेरा नाम डॉक्टर शाकिर खरदे है। मैं एक एमबीए फैमिली फिजिशियन प्रैक्टिसिंग इन भिवंडी। अराउंड 22 ईयर्स से मैं भिवंडी में एज अ फैमिली फिजिशियन प्रैक्टिस करता हूँ। और अपार्ट फ्रॉम माई प्रैक्टिस एज अ फैमिली फिजिशियन, मैं एक एनिमल लवर भी हूँ, स्पेशली हॉर्स लवर। तो मेरा एक प्लेटफॉर्म है उसका, यहाँ पे मेरा हॉर्सेज है और मैं राइड भी करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं एक इवेंट में गया था लोनावला मेरे फैमिली के साथ में। वहाँ पे एक हॉर्स पे राइड करते वक्त वो हॉर्स स्लिप होकर गिर गया और मैं साथ में गिरने की वजह से जो है मेरे राइट शोल्डर के अंदर इंजरी हो गई। सर एक्चुअली क्या हुआ था जो आप पहले से हॉर्स राइडिंग करते हैं, लेकिन एक्चुअली वहाँ पर किस वजह से आप वहाँ पर हॉर्स स्लिप हो गया था, हॉर्स गिर गया, नीचे स्लिप हो गया, हॉर्स गिरा तो मैं हॉर्स के साथ में नीचे गिरा। तो वो टाइम पे मेरे राइट शोल्डर में इंजरी हुई और मैंने लोनावला में ही एक इमीडिएटली एक्सरे कराया इमीडिएटली आफ्टर फॉल। तो उसके अंदर मुझे पता चल गया कि मेरा जो ईसी जॉइंट है ये डिस्लोकेट हो गया और एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट जो है ये रप्चर्ड थे। क्योंकि ऑन एक्सरे इजीली क्लियरली दिख रहा था कि क्लेविकल बोन अपनी पोजीशन से काफ़ी ऊपर शिफ्ट हो गया। तो वहीं से मैंने, मेरे एक फ्रेंड है मुंबई में जो एक सर्जन है, उनको कॉल किया और उनके थ्रू मैंने एक रिकन्स्ट्रक्शन सर्जन, शोल्डर रिकन्स्ट्रक्शन सर्जन जो है उनका अपॉइंटमेंट साउथ मुंबई के हॉस्पिटल में लेके वहाँ पे जाकर मैं एडमिट हो गया इमीडिएटली ऑन द जॉब सर्जरी। और 2 डेज आफ्टर सर्जरी उन्होंने मुझसे प्रोसीजर किया, उन्होंने मेरा एसी जॉइंट को रिलीज किया और इम्प्लांट किया वहाँ पे। तब मालूम पड़ा आपको कि आपका जो कंडीशन है वो आपका बराबर नहीं हो। ये सर्जरी होने के पहले फॉलोअप पे जब मैं 10 दिन के बाद में सर के कंसल्टिंग में फिर से गया फॉलोअप के लिए, तो उसी वक्त मैंने उनको पॉइंट आउट किया कि जो क्लेविकल बोन है मुझे थोड़ा सा फिर से उठा हुआ दिखा। तो उन्होंने बोला कि ये होता है क्योंकि वहाँ पे लोकल स्वेलिंग है और जैसे जैसे आप फिजियोथेरापी करोगे धीरे धीरे स्वेलिंग रिड्यूस हो जाएगी और आपको उतना फील नहीं होगा जैसे अभी फील हो रहा है। प्लस उन्होंने बताया कि अभी बिकॉज आपका हार्ट जो है इमोबिलाइज है, तो जो डेल्टॉइड मसल है वो थोड़े से रेस्टिंग में है। जब आपके डेल्टॉइड मसल रीडेवलप हो जाएंगे तो वहाँ पे राउंडिंग आ जाएगी शोल्डर की और आपको उतना फील नहीं होगा। तो अगेन ड्यूरिंग सेकंड फॉलोअप मैंने फिर से वो चीज़ उनको पॉइंट आउट की। तो उस वक्त जब उन्होंने एक्सरे किया तो उस एक्सरे में उन्होंने देखा कि क्लेविकल बोन जो है वो फिर से थोड़ी सी अपनी पोजीशन चेंज कर चुकी है। बट उस वक्त भी उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि डोंट वरी, जो इम्प्लांट हमने लगाया है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्प्लांट है और ये इम्प्लांट अपनी जगह से डिस्लोकेट नहीं होना ज़्यादा। तो यू कीप ऑन डूइंग योर फिजियोथेरेपी और धीरे धीरे आपको ये इश्यूज जो है, जो आपको पेन हो रहा है या जो फ्रिक्शन की आवाज़ आ रही थी बोन, जो क्लेविकल बोन है वो एक्रोमियो प्रोसेस से फ्रिक्शन क्रिएट कर रही थी, जिससे पेन भी हो रहा था और शोल्डर के मूवमेंट मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो। तो उन्होंने कहा कि विद फिजियोथेरेपी चला जाए। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट मैंने 1.5-2 मंथ तक वहाँ पे फॉलो किया। बट फाइनली जब मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो मैंने सोचा कि मैं एक सेकंड ओपिनियन देता हूँ और मैंने नेट पे सर्च किए जो भी शोल्डर रिकन्स्ट्रक्शन सर्जन एंड ऑल है करके। तो कुछ नाम मिलने के बाद जब मैंने उनकी डिटेल्स दिए तो उसमें एक नाम डॉक्टर मोहित कुकरेजा सर का मुझे मिला। मेरा इससे पहले का कोई इंट्रोडक्शन नहीं था, ना इनका नाम मुझे प्रैक्टिकली किसी डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। बट नेट पे सर्च करके स्टडी करने के बाद बीइंग अ डॉक्टर आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से ओपिनियन लेना चाहिए। तो फॉर सेकंड ओपिनियन मैं इनके पास गया। जब इनके पास गया तो मेरा ऑप्शन यही था कि इनसे मिलूंगा और अगर मुझे ठीक लगता है तो फाइन, क्योंकि एक सर्जरी मैं ऑलरेडी कर चुका था और ऑलरेडी 2 मंथ्स है वो सर्जरी आराम करता है। तो मुझे लगा कि अगर मुझे नहीं सेटिस्फेक्शन लगेगा तो आई हैड 2-3 मोर नेम्स। बट पहले कंसल्टेशन में ही इन्होंने जिस तरीके से मुझे एक्सप्लेन किया कि मेरा प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है, तो बीइंग अ डॉक्टर मैं वो रिलेट कर पाया कि नहीं, ये चीज़ें बता रहे हैं, ही इज एबल टू डायग्नोज एक्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग थ्रू और उसका उपाय भी इन्होंने जो मुझे बताया वो लॉजिकली मुझे प्रॉपर लगा। इन्होंने बताया कि जो फर्स्ट सर्जरी है वो फेल हो चुकी है, आपकी बोन जो है वो फिर से डिस्लोकेट हो चुकी है और उस बोन को फिर से पोजीशन में लाना पड़ेगा। प्लस जो लिगामेंट रप्चर हुए थे वो एक्यूट कंडीशन में खुद से हील होने की पोजीशन में होते हैं, बट अभी क्योंकि इंजरी क्रॉनिक हो चुकी है तो वो लिगामेंट उतने आसानी से हील नहीं हो पाएंगे। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग एक लेग से आपका हेमस्ट्रिंग ग्राफ लेके, टेंडन लेके, उससे आपकी जो बोन है उसको टाई करके प्रॉपर पोजीशन में लेके आते हैं। तो फाइनली इनसे कंसल्ट करके हॉस्पिटल मैनेजमेंट वगैरह से कंसल्ट करने के बाद देन आई वेंट अहेड विद माय सर्जरी और इन्होंने सर्जरी हुई। ही वाज ऑलवेज वेरी कोऑपरेटिव टू मी थ्रू आउट द प्रोसेस और हर स्टेप पे मुझे बताते थे कि भाई इस तरीके से करना है, अभी इस वक्त हमने जो प्रोसीजर किया वो ये स्टेज में है, अभी आपको इस लेवल की फिजियोथेरापी करनी है। तो स्टेप वाइज हम लोगों ने धीरे धीरे
फिजियोथेरेपी स्टार्ट की। वुंड को हील होने के लिए पूरा वक्त दिया हमने कि वुंड जो इन्होंने सर्जरी की, क्योंकि एक ही जगह से सेकंड सर्जरी थी तो लॉट ऑफ टिश्यू डैमेज एंड स्कारिंग वहाँ पे था ऑलरेडी। तो उसको हील होने तक इन्होंने उनको इमोबिलाइज ही रखा और उसके बाद फिजियोथेरेपी की। और ओवरऑल द एंड रिजल्ट आफ्टर अराउंड 3.5 months ऑफ सर्जरी आई थिंक इज वेरी सैटिस्फैक्टरी एंड आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर मोहित फॉर हिज एक्सपर्टीज कि मेरा एक ही एम था कि मेरा जो पैशन है वो मुझसे ना छूटे, प्लस इट इज माई राइट हैंड, तो मेरा वर्किंग हैंड, तो पूरी जितने भी हमारे काम है आप जानते हो कि वर्किंग हैंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। और हाथ की बात है तो अगेन उसको प्रॉपर मूवमेंट में डाला, और मूवमेंट विदाउट पेन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं कि मूवमेंट आ गया, बट विदाउट पेन एंड विद कंफर्ट कि हम हमारे नॉर्मल रूटीन कर पाए। तो ओवरऑल आफ्टर सर्जरी जो एंड रिजल्ट जो अभी तक है, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दैट एंड आई थिंक द सर्जरी इज वन। देखो इससे पहले जहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ ये साउथ मुंबई का एक काफी रिप्यूटेड हॉस्पिटल है। जो डॉक्टर ने मेरी सर्जरी की वो भी एक काफी रिप्यूटेड रिकंस्ट्रक्शन सर्जन है जो मोस्टली शोल्डर के ही ऑपरेशन करते हैं। और हॉस्पिटल की में मुझे कोई भी इशू नहीं आया, हॉस्पिटल वॉज वेरी गुड, वहाँ हॉस्पिटल फैसिलिटी से मुझे कोई भी इशू नहीं था। सेकंड थिंग, डॉक्टर ने भी जो मुझे सजेस्ट किया था वहाँ पे भी जो फर्स्ट सर्जरी डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट की थी उस सिचुएशन के हिसाब से वो फर्स्ट सर्जरी भी सही प्रोसीजर था जो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था। और एज अ डॉक्टर मैं जानता था कि वो जो सजेस्ट कर रहे हैं दैट इज द बेस्ट ऑप्शन इज गिविंग। तो उन्होंने एक अच्छा आर्टवेक्स का इम्पोर्टेड इम्प्लांट बना के वहाँ पे उन्होंने इम्प्लांट किया, डॉग बोन बटन करके बोलते हैं उसको, जो टाइट रूप से टाई होता है। उसमें कोरोपाइड प्रोसेस के नीचे एक बटन होता है इम्प्लांट का, एक क्लेविकल के अंदर ड्रिल करके बटन ऊपर रखते हैं और बीच में से रोप टाइट करके क्लेविकल को अपनी प्रॉपर पोजीशन में लेके आते हैं। सो द सर्जरी ही सजेस्टेड वाज आल्सो वेरी गुड। ओनली थिंग इज कि जो रोप टाई करनी होती है दैट इज अ फैक्टर जो डॉक्टर के हाथ से करता है। वो एक स्क्रू सिस्टम नहीं रहेगा, आपने स्क्रू टाइट किया और स्क्रू पोजीशन में रहेगा। ये एक रोप होती है जिसको आपको नॉट से टाई करना पड़ता है। प्रोबेबली वो नॉट जो टाई किया था उन्होंने वो टाई प्रॉपर टाइट नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से वो नॉट स्लिप होकर खुल गई और इम्प्लांट अपनी जगह से हिलने की वजह से बोन फिर से डिस्लोकेट हो गई। सो सर्जरी जो सजेस्ट किए थे वो भी सही थी, डॉक्टर वाज आल्सो ऑथराइज्ड। ओनली थिंग एक एरर वहाँ पे जो हुआ कि नॉट प्रॉपर टाइम नहीं किया था। तो यस हम बोल सकते हैं कि डॉक्टर की तरफ से नेग्लिजेंस था। इसको लेके मैंने मेरी पूरी रिपोर्ट हॉस्पिटल में ईमेल किया था कि मैं आपके पास एडमिट हुआ था, ये सर्जरी हुई है, मैंने ये 4-5 फॉलोअप है पोस्ट सर्जरी। और डॉक्टर को मैं पॉइंट बता रहा था कि मुझे बोन डिस्लोकेट लग रही है, बट उन्होंने कहा कि फिजियोथेरेपी से करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया उसको इमीडिएटली कि बोन डिस्लोकेट है। बट अभी तक मुझे मेरे ईमेल का रिप्लाई नहीं आया, मुझे ईमेल करके और ठीक लेना। सर आपने कहा कि पहले जैसे आप नॉर्मल हुए, अभी आप सर्जरी या फिर कुछ दिक्कत है आपको? अभी तक मैंने हॉर्स राइडिंग स्टार्ट नहीं किया और इसलिए नहीं किया हूँ कि मैं चाहता हूँ कि सेकंड सर्जरी हो चुकी है, तो दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन डू राइट नाउ। इसके अंदर कोई भी हमको ऐसा नेग्लिजेंस नहीं करना है कि वहाँ पे कोई स्वेलिंग बढ़े या अभी अगर वो हील नहीं हुआ है प्रॉपर्ली, क्योंकि ये सेकंड सर्जरी सेम प्लेस पे जो होती है तो सॉफ्ट टिश्यू के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन और स्कारिंग होती है। और डॉक्टर को आप कैसे धन्यवाद देना चाहते हैं? क्या भावना तो यही है कि मेरे ख्याल से उन्होंने मुझे मेरी लाइफ की जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी मेरे लिए, उन्होंने अपने एक्सपर्टीज से मुझे वो फिर से रिटर्न दी है, जिसके लिए मैं ऑब्वियस उनका थैंकफुल रहूँगा। और मैं कई बार उनको थैंक कर चुका हूँ उस चीज़ को लेकर। तो थैंक यू सो मच। और जिस तरीके से उन्होंने मेरे केस को हैंडल किया, फिर बीइंग अ डॉक्टर हम लोग थोड़ा सा और भी रिलेट हुए। डॉक्टर का पेशेंट है तो कोई भी पेशेंट आए, वी हैड द सेम काइंड ऑफ थिंग, बट हम लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग थी थिंग्स को लेकर और जो वो बता रहे थे मैं समझ रहा था और जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो समझ रही थी। तो ओवरऑल जिस तरीके से उन्होंने मुझे एक्सपर्टीज से इस केस को हैंडल किया, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड। ये जो एक 40 मिनट में कोई भी सर्जरी ऐसा कुछ सक्सेस होता है तो आपकी क्या भावना होती है? तो मैं इसमें ये बताना चाहूंगा कि मैंने सर्जरी की, ये रिकवर हो गए, ऑफ कोर्स ही इज वेरी हैप्पी, बट आई थिंक फॉर मी एज अ डॉक्टर ही वाज अ ग्रेट पेशेंट। तो आई थिंक पेशेंट का एक समझदार होना, पेशेंट का एक प्रैक्टिकल होना, पेशेंट का एक कोऑपरेटिव होना हर प्रकार से बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स सर्जन हूँ, मैं ये जानता हूँ ये कोई रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं होती जिसमें आपने इम्प्लांट डाला, पेशेंट को चला दिया, काम खत्म। इसमें बेसिकली ये होता है कि हर एक सर्जरी एक सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी होती है जिसका अल्टीमेटली फिजियोथेरेपी का जो योगदान होता है उसमें बहुत ज्यादा होता है, और फिजियोथेरेपी पेशेंट खुद ही कर सकता है। तो ये ऐसी टाइप की सर्जरी होती है जिसमें पेशेंट की पार्टिसिपेशन, पेशेंट का एंथुसियाज्म, पेशेंट खुद एनकरेज रहे, उसको रिजल्ट को लाने में वो बहुत जरूरी होता है। तो ऑफकोर्स मैं पेशेंट को 2 वीक्स, 4 वीक्स, 6 वीक्स देखता हूँ, हमेशा एट 3 मंथ भी देखता हूँ, बट मैं वो टाइम में मिलकर पेशेंट को बता सकता हूँ कि आप सही है कि नहीं है और क्या चीज डेफिशिएंट है। बट अल्टीमेटली उसको फॉलो करना और उसको प्रोपेगेट करना पेशेंट के हाथ में होता है। तो आई थिंक ही वाज एन एक्सीलेंट पेशेंट इन दैट वे, बहुत प्रैक्टिकल थे और बहुत समझदारी से उन्होंने चीज को लिया। जब मैंने उनको समझाया भी, ऑफकोर्स उनको मतलब मेरी बात सुन के ठीक लगा, क्योंकि उनको पता था कि ये चीज से निकलना जरूरी है, जल्दी से जल्दी निकलना जरूरी है, और जो सोल्यूशन मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो सही है।
और एट द सेम टाइम मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि नाउ ही इज ऑलमोस्ट लाइक 4 months फ्रॉम द सर्जरी, तो 4 महीने हो चुके हैं। कोई भी स्पोर्ट्स इंजरी और कोई भी स्पोर्ट्स सर्जरी में रिटर्न टू स्पोर्ट्स जो होता है, चाहे जो भी स्पोर्ट्स आदमी खेले यहाँ पे रिटर्न होना चाहे, यूजुअली इट्स अबाउट 5 to 6 months। सो ऑफकोर्स वी आर गिविंग हिम टाइम फॉर स्ट्रेंथनिंग राइट नाउ, और स्ट्रेंथनिंग के बाद स्पोर्ट्स रिलेटेड रिटर्न बहुत जरूरी होता है। उसके लिए भी मैं इनको हॉर्स राइडिंग के लिए इनको अलग से एक कस्टमाइज तरीके से रिटर्न करूंगा। तो आई थिंक होपफुली बाय गॉड्स ग्रेस हम वो भी अचीव कर पाएंगे। सर्जरी करते वक्त आपको कोई चैलेंजेस? हाँ, तो क्योंकि ये सेकंड सर्जरी थी तो चैलेंज था कि बहुत सारा स्कार टिश्यू था, बहुत सारा फाइब्रोसिस था, वहाँ पे काफी इन्फ्लेमेशन थी, कॉलर बोन काफी ऊपर थी और अपनी जगह से काफी डिस्प्लेस थी। तो पहले का इम्प्लांट था अंदर जो मैं पार्शियली निकाल पाया, पार्शियली मैंने निकाला नहीं, एक छोटा सा बटन, क्योंकि वहाँ पे डिग करके मेरे को जो वेसल्स, वाइटल वेसल्स के अराउंड मेरे को और कोई इंजरी नहीं करनी थी, तो हमने एक छोटा सा इम्प्लांट अंदर छोड़ दिया, बाकी सारा निकाल दिया। और स्कार टिश्यू इतना ज्यादा था, और फिर ऑब्वियसली जो फ्रोजन शोल्डर पार्ट था वो एक काफी कॉम्प्लिकेट कर देता है सिचुएशन को, क्योंकि शोल्डर में यही होता है कि अगर रिजल्ट अच्छा ना हो या पेशेंट को पेन हो तो वो शोल्डर मूव नहीं कर पाता, और क्योंकि वो मूव नहीं कर पाता उसको फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। तो वो भी हमने उसी टाइम ट्रीट करना था, बट एट द सेम टाइम उनको ये डर था कि फिर से फ्रोजन शोल्डर ना हो जाए, क्योंकि हम उसको इमोबिलाइज रखेंगे ताकि लिगामेंट हील हो। तो ये दोनों चीजों को बैलेंस करना बहुत जरूरी था, और आई थिंक बाय गॉड्स ग्रेस हम कर पाए। हम कुछ चीजें प्लान करते हैं बट काफी बार नहीं होता है, तो आई थिंक गॉड विलिंग we were able to do it. So thanks to the Almighty and thanks to the patient, and of course thanks to Destiny here. We were able to.